स्टूडेंट्स, मैंने अपने मैथ के फर्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट तथा मैट्रिक्स के टाइप्स अर्थात आव्यूह के प्रकार क्लियर किए थे। अब इन्हीं पर डिपेंड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 ले रहे हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। एक आव्यूह उसमें हमें दिया हुआ है और इस आव्यूह की हेल्प से हमें इस आव्यूह की एक तो कोटि बताना है अर्थात ऑर्डर बताना है। सेकंड पार्ट में हमने अवयवों की संख्या फाइंड करनी है और थर्ड पार्ट में आव्यूह के कुछ अवयवों को ज्ञात करना है जो यहाँ पर दिए हुए हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ये जो गिवन आव्यूह है, दिया हुआ आव्यूह है, इसमें हम पहले पंक्तियों की संख्या देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इसमें 3 पंक्तियां हैं, जिसमें देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो इसमें 3 पंक्तियां अर्थात 3 रो हैं। तो हमने यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इक्वल टू यहाँ पर हमने 3 अभी फाइंड किया। अब इसमें स्तंभों की संख्या अगर देखें तो 4 स्तंभ इसमें हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। और स्तंभों की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं तो n इक्वल टू 4। अब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, आव्यूह की कोटि हम ज्ञात कर रहे हैं। आव्यूह की कोटि के लिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसके लिए फॉर्मूला होता है वो m क्रॉस n लिखते हैं हम, जिसे हम m बाय n पढ़ते हैं। अब इसमें m और n की वैल्यू पुट कर लेते हैं। m के स्थान पर 3 क्रॉस n के स्थान पर 4। इसे मल्टीपल नहीं करते हैं क्योंकि वहां मैंने बताया था कि आव्यूह की कोटि m और n का सांकेतिक गुण होता है, उसको गुणनफल करते नहीं है। तो 3/4 ऑर्डर निकल कर आया इस आव्यूह का, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है। जो m के स्थान पर लिखा है वो पंक्तियों को प्रदर्शित करता है, n के स्थान पर लिखा है वो स्तंभों को प्रदर्शित करता है। अब सेकंड पार्ट में अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे। अवयवों की संख्या के लिए भी हमने फॉर्मूला लिखाया है m क्रॉस n, जो आव्यूह की कोटि होता है। अंतर यह है कि इसमें हम m और n की वैल्यू को पुट करने के बाद उनकी मल्टीपल कर देते हैं। तो 3 4 12 होता है। इसका अर्थ इसमें 12 अवयव हैं और हम ये दिए गए आव्यूह में काउंट करके भी देख सकते हैं कि 12 अवयव हैं। इन्हें काउंट करेंगे तो ये 12 अवयव आएंगे। अब थर्ड पार्ट में हमें इसी ही आव्यूह की हेल्प से कुछ अवयवों को ज्ञात करवा रहा है। जैसे हमें A13 याद करना है, कुछ पर्टिकुलर दे रखी है इसमें। अब हमने क्या किया कि इस आव्यूह को इसी ही कोटि के आव्यूह के बराबर रख लिया। ये अननोन मैट्रिक्स है, इसे हमने इसके बराबर रखा है। अगर हम A11 को वैल्यू देखें तो A11 2 आता है, A12 5 आता है, A13 19 आता है, A14 -7 आता है। लेकिन हमें सभी एलिमेंट्स को फाइंड नहीं करना है। कुछ ही एलिमेंट्स है जो हमसे फाइंड कराए जा रहे हैं। जैसे A13 हमें फाइंड करना है तो हम ये दोनों आव्यूह इस समय समान आव्यूह हैं, तो इनके संगत अवयव जो हैं वो समान होंगे, इसलिए संगत अवयवों की तुलना कर रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं इनके वो समान होंगे। संगत अवयव का जो मैंने अभी अर्थ बताया कि A11 इक्वल टू 2 आएगा, A12 इक्वल टू 5। हमें जो फाइंड करना है A13 फाइंड करना है, तो हम A13 लिखते हैं और यहाँ से देखते हैं A13 और A13 के स्थान पर 19 लिखा है तो मैंने 19 लिख लिया। ऐसे ही अब हमें A21 फाइंड करना है तो हमने A21 लिखा और A21 हमने देखा तो A21 के स्थान पर यहाँ 35 है। कंपेयर करा रहे हैं संगत अवयवों की। इसके बाद हमें A33 फाइंड करना है तो A3 और 3 हम निकाल रहे हैं तो A33 हमारे पास देखें A33 उसके स्थान पर हमारे पास -5 लिखा है। इसके बाद हमें A24 निकालना है तो A24 और यहाँ पर A24 अगर हम देखेंगे तो A24 की जगह 12 लिखा है। इसके बाद हमें लास्ट निकालना है A23 तो A23 और यहाँ पर A23 के स्थान पर हम देखें तो 5/2 लिखा है, ये 5/2। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं। लेकिन अगर हम इसको आव्यूह के अननोन आव्यूह के रख करके कंपेयर करके ना निकालना चाहें तो हमसे डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे। जैसे हमें A13 को फाइंड करना है तो A13 चूंकि इसमें डबल सफिक्स है तो पहला सफिक्स पंक्ति रो को दिखाता है, दूसरा सफिक्स जो है 3 ये कॉलम यानी स्तंभ को दिखाता है। तो A13 का मतलब है ये फर्स्ट रो, तो हमारे पास ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है और उसके बाद 3 तीसरा कॉलम जो है वो हमारे पास
तीसरा कॉलम ये है, ये फर्स्ट रो आ गई और ये तीसरा कॉलम हो गया, तो ये 19 जो है वो हमारे पास निकल करके आ गया। ऐसे 8-1 में दूसरी रो देखेंगे, ये दूसरी रो है और पहला कॉलम देखेंगे, ये पहला, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो ये 35 जो है ये निकल रहा है। ऐसे ये 3-3 को देखेंगे, तीसरी रो है और ये तीसरा कॉलम है, तो उसमें ये 3 और 3 में देखेंगे ये वाले में, तो ये -5 निकल कर गया। इसी तरह से हम आगे देख सकते हैं। नंबर 2 लेते हैं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां बतानी है हमें, और अगर उसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां ज्ञात करनी है। तो इस तरह से डबल क्वेश्चन हो गया है, एक बार 24 अवयवों को लेकर कोटियां बतानी है, एक बार 13 अवयवों को लेकर के कोटियां बतानी है। आव्यूह में अवयवों की संख्या जो हमें 24 दी है, तो हमने आव्यूहों में अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या की जगह 24 लिखा। अवयवों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है m क्रॉस n इक्वल टू 24 चल रहा है। हमें आव्यूह की कोटियां फाइंड करनी है। आव्यूह की कोटियों के लिए भी फॉर्मूला m क्रॉस n ही बताया था, इसलिए m क्रॉस n के स्थान पर आव्यूह की कोटियां लिख सकते हैं। इक्वल टू में क्योंकि 24 m और n की क्रॉस करके आया, तो हमें ऐसी दो संख्याएं फाइंड करनी है जो एक m के स्थान पर रखी जाएगी, n के स्थान पर रखी जाएगी, उनका मल्टीपल करके 24 आना चाहिए। अर्थात 24 की इस तरह से फैक्टर देखने हैं। तो 1 इंटू 24 ले लिया, तो दोनों की मल्टीपल करेंगे 24 बन जाएगा, 24 बन जाएगा। एक इसका अपोजिट किया 24 इंटू 1, ऐसे ही 2 इंटू 12, फिर इसका अपोजिट कर लेंगे 12 इंटू 2, फिर 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4। तो इस तरीके से आव्यूह की कोटियां फाइंड हो जाएंगी। अब सेम इसी तरीके से जब अवयवों की संख्या हमें 13 दी है सेकंड पार्ट में, तो हम 13 लिखते हैं। अवयवों की संख्या m क्रॉस n हो गया, इक्वल टू 13 चल रहा है। अब ऐसे ही हम 13 के फैक्टर लेंगे कि m और क्रॉस n, m और n की जगह संख्या रखते हो 13 बन जाए, तो उसके लिए 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 बनेगा। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनेगा 13, तो ये आव्यूह की कोटियां आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए दे रहे हैं, यहां फाइंड करना है इसको। सेम क्वेश्चन नंबर 2 पर डिपेंड है। जैसे किसी आव्यूह में 18 एलिमेंट्स दिए हैं, 18 अवयव दिए हैं, हमारे ऊपर क्वेश्चन 24 दिए थे, हमें संभव कोटियां लिखनी है। उसके बाद फिर डबल क्वेश्चन है ये भी, इसमें 5 अवयव दिए हैं, तो कोटियां क्या होंगी, तो उसे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एक 2 क्रॉस 2 आव्यूह है, हमें उसकी रचना करनी है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक आव्यूह बनाना है, एक आव्यूह निर्मित करना है, और आव्यूह निर्मित करने के लिए हमें एलिमेंट्स चाहिए होंगे, अवयव चाहिए होंगे। तो उसके लिए हमें वो बता रहा है कि जिसके अवयव कुछ फॉर्मूले हमें इसने दिए हुए हैं, वो उससे हमें प्राप्त होते हैं, और साथ में आव्यूह की हमें कोटि चाहिए, वो हमें दी हुई है 2 क्रॉस 2। तो पहला फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में हमें aij इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2 दिया है, तो हमने वो नोट कर लिया है, aij इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 क्रॉस 2 यानी 2/2 आव्यूह हमें निर्मित करना है। तो 2/2 की कोटि के आव्यूह की जब हमें रचना करनी है, तो उसमें हम यहाँ ये देखें कि i जो कि पंक्तियों को प्रदर्शित करता है, उसकी वैल्यू 1, 2 होगी। j जो कि स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है, उसकी संख्या भी 1 और 2 होगी। i और j के स्थान पर वैल्यू रखकर एलिमेंट्स ज्ञात करेंगे। जैसे हम i की जगह 1 और j की जगह 1 रखते हैं, तो हम a1 फाइंड करेंगे। तो इसमें यहाँ 1 रखते हैं i की जगह, j की जगह 1 रखते हैं। 1 प्लस 1 यानी 2 और 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2 से हमने डिवाइड करना है, तो यहाँ हम सीधे इसको 4/2 इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरीके से अब हम a12 अगर निकालें, 1 रखा है के स्थान पर, j के स्थान पर 2 रखा, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9/2 बन गया। अब a21 निकालेंगे, i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 1, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9/2। इसके बाद a2 निकालेंगे, i के स्थान पर 2 रखेंगे, j के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 और 2 4 का स्क्वायर 16/2, ये 8 बन गया। तो ये हमें एलिमेंट्स फाइंड हो गए। अब
2/2 का मैट्रिक्स बनाना था, तो 2/2 जो मैट्रिक्स बनेगा अवयव वो होगा A11 A12 A21 A22। A11 मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, ये पहली पंक्ति में ही है और दूसरे स्तंभ का अवयव है। ऐसी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में आ गया और ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में आ गया। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये एक जगह रख देते हैं। A11 के स्थान पर हमने 2 रखा, A12 के स्थान पर हमने 9/2 रखा, A21 के स्थान पर हमने 9/2 रखा और A22 के स्थान पर हमने 8 रखा। तो इस तरीके से ये अवयव में फाइंड हो गया। जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। एक 3/4 अवयव की हमें इसमें रचना करनी है, जिसके अवयव हमें दिए हैं, 2 पार्ट इसमें हैं। ये भी होमवर्क में करना है। जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसी पर डिपेंड है। केवल एक बात का थोड़ा अंतर इसमें समझना है कि इसमें मोड दिया है, मॉडुलस का इसमें साइन लगाया हुआ है। तो इसमें जिसे फॉर्मूले पढ़े हैं कि मोड में कोई संख्या माइनस में होती है, नेगेटिव में होती है, तो इक्वल टू वो पॉजिटिव ही आती है। वो संख्या इस तरह से पॉजिटिव बनती है, जो संख्या है वो माइनस में आ जाती है, बाद माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो अगर इसमें कोई भी संख्या हमारे पास जैसे मान लो माइनस का 2 बनती है, तो इसे हम सीधे डायरेक्ट पॉजिटिव में ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर a के स्थान पर 1, j के स्थान पर 1 रखते हैं और A11 अगर हम फाइंड करते हैं तो इक्वल टू 1/2 ये है, और यहाँ i को हमने 1 रखा, -3 की 1 में मल्टीपल की तो -3 मिला, प्लस j की जगह 1 रखा। इसे हमने जब सोल्व करेंगे तो -3 + 1 -2, और ये -2 जब मोड से बाहर आएगा तो 2 प्लस लेंगे तो ये 1 बन जाएगा। इस तरह से A11 1 बन जाएगा। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स को फाइंड करना है। A12 निकालना है, A12 के बाद A13 निकालना है, A14 तक जाना है, जिसमें हमारे पास जो स्तंभों की संख्या है वो 4 है। उसके बाद फिर A21 निकालेंगे, A22 A23 A24, और चूंकि 3 ही पंक्तियां हैं तो लास्ट में A31 निकलेगा, फिर A32 निकलेगा, फिर A33 फाइंड होगा और A34। और जब ये सब फाइंड हो जाएंगे तो फिर एक मैट्रिक्स बनाएंगे, 3/4 का मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे A11 A12 A13 A14, फिर जो हमने फाइंड किया था A21 A22 A23 A24, और लास्ट में हमने फाइंड किया A31 A32 A33 और A34। तो ये जो हमने एलिमेंट्स फाइंड किए थे वो उसमें हम रखेंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स की रचना हो जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगा बन करके। ऐसे ही सेकंड पार्ट्स को कर लेना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, समीकरण दी हुई हैं, जिनकी सहायता से हमें x, y, z की वैल्यू को फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट इसमें है। इसमें से मैं 2 पार्ट करके दिखाऊंगा, थर्ड पार्ट को जो है वो होमवर्क के रूप में करना है। फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन पर आते हैं। इसमें 2 अवयव इक्वल दिए हैं, अर्थात ये दोनों अवयव समान अवयव हैं, और जब अवयव समान होते हैं तो उनके संगत अवयवों की कंपेयर की जा सकती है, उनकी तुलना की जा सकती है। तो यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं 4 = y, 4 के स्थान पर यहाँ y है तो हमने लिखा 4 = y, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू प्राप्त हुई 4। इसके बाद हम 3 = देख रहे हैं z, 3 = z, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू फाइंड हो गई है 3, और फिर हम x = देख रहे हैं 1, तो यहाँ से हमें सीधे x = फाइंड हो गया 1। तो इस तरीके से हमारे पास सभी वैल्यू x, y और z मिल गई। सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन पर आते हैं। इसमें भी 2 अवयवों को बराबर में दिया है। यहाँ पर भी पहले पार्ट की तरह दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तुलना करते हैं तो x + 5 = 6 आता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। इसके बाद 5 + z = देख रहे हैं तो ये 5 है। यहां से z हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा, 5 - 5 0 बन जाएगा उधर, तो यहां से हमें z = जो मिलेगा 0 फाइंड हो गया। यहाँ से z की वैल्यू आ गई। इसके बाद x y के स्थान पर हम देखें तो 8 लिखा हुआ है, तो यहां से मैंने x y = 8 लिखा।
अब x ऐसे ही रखते हुए y के स्थान पर इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 माइनस x आएगी वहां से वो, तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है ऐसे, y इक्वल टू 6 माइनस x, ये हमने लिखा 6 माइनस x इक्वल टू 8, x की मल्टीपल कर रहे हैं 6x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8, x स्क्वायर का टर्म्स उधर ले जाते हैं प्लस का हो जाता है, 6x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस 8 है इक्वल टू 0 साइड बचता है, और डायरेक्ट हम राइट हैंड साइड में ले सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में प्राप्त हो गई है, इसमें उसके फैक्टर करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें 8 के फैक्टर करने हैं, तो x स्क्वायर माइनस 4 टू 8 और 4 टू 6, तो 4 प्लस 2 हमने 6 की जगह लिखा, प्लस 8 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लेकर के x माइनस 4, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 4 के ब्रैकेट को 0 जब लेंगे तो वहां से हमें x इक्वल टू 4 प्राप्त हो जाएगा, और जब हम x माइनस 2 को 0 इक्वल लेंगे तो वहां से हमें x इक्वल टू 2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमें x की दो वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। अब ये x इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 में रख करके हम y को फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में इसको पुट करेंगे, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो यहां से y की वैल्यू 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां से y इक्वल टू 2 प्राप्त होगा, और जो x की वैल्यू हमें 2 मिली है, अगर उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उससे y इक्वल टू जब x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे, 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 निकल करके आ जाएगा। इस तरह से हमें x y z की वैल्यू यहाँ फाइंड हो जाएगी। इसी तरीके से इसके बाकी जो थर्ड पार्ट है उसे कर लेंगे। नंबर 7 में दो समान अवयव दिए हैं, अर्थात दो अवयवों को बराबर दिया है, और a b c d की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब दो बराबर अवयव होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, इसलिए संगत अवयवों की तुलना करते हैं। तो जब हम यहाँ संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि a माइनस बी इक्वल टू -1 है, उस समय इक्वेशन 1 मिली। इसी तरीके से 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, उस समय इक्वेशन नंबर 2 मिली। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, उस इक्वेशन 3 मिली, और 3 प्लस डी इक्वल टू 13, उस इक्वेशन नंबर 4 मिली। तो इस क्वेश्चन का केवल हिंट्स दिया जा रहा है। अब ये जो 4 क्वेश्चन बन गई है, इन 4 क्वेश्चन को सोल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम देखें ए और बी में इक्वेशन 1 है, उसे हम ए और बी में इक्वेशन और है 3, उसके साथ सोल्व करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके लिए 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे b कैंसिल होकर के हमें a का वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जब a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में रख करके c को फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, और फिर c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में रख करके यहाँ से d की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, a इक्वल टू एक वर्गावयव बताया है, 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, कोटि के संदर्भ में ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर m/n कोटि का ये वर्गावयव है, इसमें से हमसे 4 ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सही है। तो वो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ग आवयव बताया गया है, और वर्ग आवयव में हम जानते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। और m क्रॉस n जो ऑर्डर दिया है उसमें पहले पंक्ति होती है और फिर स्तंभ होता है। ऐसा ये पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होना चाहिए, अर्थात m और n आपस में बराबर होना चाहिए, इसलिए इसमें जो c ऑप्शंस दिया है वो सही है, m इक्वल टू n। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें दो अवयव के युग्म दिए हैं, पेयर दिए हैं, बीच में इक्वल नहीं लगाया हुआ है, लेकिन इन अवयवों को बताया गया कि ये जो अवयव का पेयर है, अवयव का जो युग्म है, ये समान है, अर्थात बराबर ही है। तो हमें x और y की वैल्यू को कहा कि उन्हें फाइंड कीजिए जिनके लिए दोनों वैल्यू बराबर हों। इसके लिए ये दोनों अवयव को बराबर रखा हुआ है, दोनों बराबर अवयव दिए हैं। अब इसमें जब हम चूंकि बराबर अवयव है तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, इसलिए संगत अवयवों की तुलना कर रहे हैं। उसके लिए 3x + 7 इक्वल टू 0 हमने लिख करके यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिलेगी -7/3। इसके बाद यहाँ से 5 = y - 2 लेकर के चलेंगे, 5 = y - 2, और यहां से हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 7 हो जाएगा, यहाँ से 2 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 5 + 7।
इसके बाद y+1 की वैल्यू, और यहाँ से हम कंपेयर करके देखें तो y+1 8 के इक्वल है, और यहाँ से भी अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, जैसे साइन नहीं आता है। लेकिन जब लास्ट वाले अवयव की कंपेयर कराते हैं, इक्वल टू 4 है यहाँ पर ये, और जब यहाँ से हम सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो -3x है, और इक्वल टू ये 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होकर 2 आया, तो यहाँ से जब x निकालते हैं तो हमारा इसका 2/3 बना। तो हम ये देखते हैं कि x की हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है, जबकि एक समय में x की केवल एक ही वैल्यू आनी चाहिए थी, जैसे कि y की सेम वैल्यू आई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो दिए गए अवयवों का युग्म है उन्हें बराबर होने के लिए यहाँ पर x और y की कोई भी वैल्यू नहीं है, अर्थात x और y का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिनके लिए दिए गए अवयवों का युग्म बराबर हो सके। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 3/3 कोटि के अवयवों की कितनी संख्या होगी ये हमें बताना है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स बतानी है, और उन अवयवों में जो प्रत्येक प्रविष्टि है वो 0 या 1 होनी चाहिए, अर्थात अवयव जो है वो 0 या फिर 1 ही लिया जा सकता है। दिए गए अवयव में अवयवों की संख्या के लिए फॉर्मूला हमें पता है, उसकी कोटि की संख्या के बराबर होता है, और यहाँ पर 3/3 कोटि का अवयव दिया हुआ है, तो 3/3 से अब हम अवयवों की संख्या फाइंड कर रहे हैं तो इनकी मल्टीपल कर सकते हैं। इस तरह से n बराबर 9, तो अवयवों में कुल 9 अवयव हमें प्राप्त हो गए हैं। प्रत्येक अवयव के 2 तरीके से चयनित किया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन में हमें 2 एंट्री करने के लिए बोला है कि 0 या 1 अवयव के रूप में ले सकते हैं। तो इस तरीके से गुणन का जो सिद्धांत है उससे अवयवों की स्थिति के कुल कितने ढंग बनकर तैयार हुए, और अवयव की उन स्थिति के जो ढंग बनेंगे उन्हीं से हमें अवयव की संख्या पता चलेगी। तो हम अवयव की संख्या कह सकते हैं वो 2 की पावर n होगी, और n अभी हमें 9 हमने फाइंड किया, 2 की पावर 9 जो है 512 सॉल्व करके आता है। तो इस तरीके से कुल 512 अवयव की संख्या आई। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें केवल 0 या 1 एंट्री के अवयव बनाने थे और 3/3 के बनाने थे, तो इसे मैंने एक ही अवयव लिखा है जिसमें केवल 0 और 1 की एंट्री है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। ऐसे ही एक मैट्रिक्स हमने और लिया है, उसमें 1 और 0 की ही एंट्री है, वो भी 3/3 का मैट्रिक्स है। ऐसे ही हम 512 अवयव बना सकते हैं जिसमें 0 और 1 की ही एंट्री होगी और 3/3 का मैट्रिक्स होगा।